नमस्कार, मैं हूं कपीस मिश्रा। आप देख रहे हैं मातम प्रभात। बस्ती जनपद के बस्ती विकास प्राधिकरण के कैंपस में इस समय यूजीसी को लेकर पिछले 12 दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसको लेकर फिलहाल समर्थन बढ़ता दिख रहा है। इसी मामले में हम बात करने के लिए उपस्थित हैं इस धरने का नेतृत्व कर रहे रूपदास पांडे, जो मेधा पार्टी के छात्र नेता हैं। साथ में है केंद्रीय प्रवक्ता मेधा पार्टी के दीनदयाल तिवारी। इसी विषय पर उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यूजीसी को लेकर जो उनका प्रदर्शन चल रहा है, ये इसमें आपत्तिजनक क्या है, उनको यूजीसी पर उनकी आपत्ति क्या है। अभी आदर्श जी, यूजीसी को लेकर आपको क्या आपत्ति है और ये प्रदर्शन जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यूजीसी काले कानून के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने का आज 12वां दिन है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा यह काला कानून लाया गया है, यह संवर्ण समाज के लिए और सामान्य वर्ग के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण का विषय है। जिस प्रकार SC ST OBC और जनरल और संवर्ण छात्र जो हैं उनको आपस में लड़ाने का कार्य करने के लिए यह काला कानून लाया गया है। क्या सर इस काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि अगर यह काला कानून वापस नहीं लिया जाता है तो संवर्ण छात्र और शिक्षकों को भेदभाव के जरिए बांटकर उनको जेल भेजने का कार्य किया जाएगा। इसी वजह से इस काले कानून को जल्द वापस लिया जाए, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। मिलाकर आपको लगता है कि जो है इस यूजीसी काले कानून का दुरुपयोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसका दुष्परिणाम किसे झेलना पड़ेगा? देखिए, अगर यह यूजीसी का काला कानून वापस नहीं होता है तो यह तो अभी शांतिपूर्वक अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, आगे चलकर यह एक विशाल आंदोलन के रूप में तब्दील होगा, जिसमें भुक्तभोगी भाजपा सरकार को बनना होगा। चलिए, इस समय दूसरे नंबर पर हैं केंद्रीय मेधा पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी जी, पंडित दीनदयाल तिवारी जी। इनसे हम जानने की कोशिश करें कि आखिर यूजीसी को लेकर इनकी समस्या किस बात को है। पहले भी यूजीसी कानून चल रहा था, वर्तमान में भी यूजीसी कानून है और इसके बाद भी यूजीसी रहेगा कुछ ना कुछ, तो उस पर कहना क्या चाहते हैं, इनका क्या कहना है इस पर बताइए, क्या आपत्ति है आपको यूजीसी में? देखिए, पहले जो यूजीसी का कानून शिक्षा का पवित्र मंदिर, यूनिवर्सिटी हो या इंटर कॉलेज हो, प्राइमरी हो, सभी पवित्र मंदिर माना जाता है। वहाँ विद्यार्थियों में आपस में भेदभाव नहीं होता। यह यूजीसी जो गाइडलाइन है, रेगुलेशन है, इसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा भेदभावपूर्ण यह है कि जाति के नाम पर ओबीसी और एससी एक कैटेगरी में लाए गए। एक कैटेगरी में लाने के साथ सवर्ण को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया। लेकिन जो वर्तमान स्थिति लाया गया है, वर्तमान स्थिति में अगर दलित पिछड़ा वो एक साथ जोड़ा गया है, और इसमें पहली कमी, दलित का उत्पीड़न अगर पिछड़ा करे तो उसके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं है, उसके खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं है। और दलित या पिछड़ा किसी सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के खिलाफ, अध्यापक के खिलाफ कंप्लेन करता है कि इन्होंने हमारा जाति उत्पीड़न किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक ये माना जाता था कि SC ST का उत्पीड़न हुआ है, क्या अब ओबीसी का भी उत्पीड़न होने लगा है? जो पिछड़े वर्ग से आते हैं उनका भी उत्पीड़न शुरू कर दिया है जनरल लोगों ने? जनरल लोगों ने उत्पीड़न नहीं किया है, लेकिन सरकार की मैं तो सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में पिछड़ी जातियां, जिसको पिछड़ा वर्ग घोषित किया, वो दबंग तरह की जातियां हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग हैं जिसको पिछड़ी जातियां हैं, पिछड़ी जातियों को दबाती हैं, और SC में भी SC को दबाते हैं। इसलिए यह अन्यायपूर्ण कानून लाया गया है, यह रेगुलेशन अन्याय है। और यह अन्याय, अगर सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अगर यूनिवर्सिटी में जहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, विषाक्त वातावरण करने के लिए उसमें SC ST OBC कैटेगरी घोषित करके और जनरल को अपराधी घोषित कर दिया गया, और जो पीड़ित पक्ष की गोपनीय का नाम गोपनीय रखा जाएगा, और उसकी कोई जांच झूठा आरोप लग जाए तो भी अगर उसने महसूस कर लिया कि आपने मेरा उत्पीड़न किया है तो उत्पीड़न मान लिया जाएगा। और जजमेंट कौन करेगा? जो कमेटी है, उसमें सामान्य वर्ग का कोई नहीं थी वर्तमान समय में। अब तक आजादी के 79 साल बाद
आज देश में यह स्थिति बनी हुई है। और यह स्थिति इसलिए बनाई गई है कि वर्तमान समय की जो स्थिति है, केंद्र सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपस में जनता को लड़ाने की बात करती है। मैं तो यह लड़ाई करके सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है कि न कि शिक्षा का उत्थान के लिए। आज आपका कहने का मतलब उत्पीड़न जैसी कोई बात होती नहीं है, सामान्य घटनाएं होती रहती हैं जो होती हैं। सामान्य घटनाएं किसी भी विश्वविद्यालय में हो सकती है, किसी का भी कहीं भी किसी भी जाति का उत्पीड़न हो सकता है, वह रेयर केस होता है। और लेकिन कहिए कि पूरी जाति के साथ उत्पीड़न हो, प्रतिशत उत्पीड़न हुआ होगा जिसमें आप तक के जो इंगेजमेंट बताया जा रहा है कि दोगुना हो गया है या बहुत ज्यादा बढ़ गया है जो शोषण की गतिविधियां हैं, हम तो सब में केवल जनरल ही उत्पीड़न कर रहा है। मैं उदाहरण के साथ बता दूं अपने बस्ती जनपद का। माननीय शिव दयाल चौरसिया जी, जो संविधान निर्माती सभा के भी मेंबर, पूर्व सांसद भी रहे, उनका गेट पटेल चौराहे पे लग रहा था। उसको कहना नहीं चाहिए, उदाहरण के रूप में दे रहा हूँ, लेकिन उसका विरोध किसने किया इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। ओबीसी के ही लोगों ने उनका गेट वहां से हटवा दिया। तो उत्पीड़न नहीं हुआ, सामाजिक रूप से उत्पीड़न है। ऐसी स्थितियां तमाम जगह होती है। आप SC/ST की बात करते हो, SC/ST उत्पीड़न में अगर आंकड़ा देखा जाए तो 80% OBC SC का उत्पीड़न करते हैं। और मिलने की बात यह बताइए, ये समय सपा बसपा का गठबंधन था, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थी और बसपा के गठबंधन की सरकार थी। गेस्ट हाउस कांड, अगर ब्रह्मदेव राम त्रिपाठी ब्रह्मदेव द्विवेदी न पहुंचे होते तो क्या घटना घटती उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वो भी इसी तरह का उत्पीड़न था मायावती जी के साथ। मायावती जी का इससे बड़ा गेस्ट हाउस कांड होता है, यहाँ तक कि उनका कपड़ा फाड़ दिया गया था, साड़ी ब्लाउज फाड़ दिया गया था। इससे ज्यादा क्या होगा। अब OBC पर कोई आरोप नहीं लगेगा SC/ST का उत्पीड़न? नहीं, यूनिवर्सिटी में तो नहीं लगा, यूनिवर्सिटी में नहीं लगेगा क्योंकि वह एक कैटेगरी में है। तो OBC उत्पीड़न कर सकता है, कर सकता है, आपके कहने का मतलब। हाँ, इसलिए इसमें SC भी उत्पीड़ित होगा और जनरल के लिए तो अपराधी घोषित ही है। इसलिए ऐसे UGC को रोल बैक किया, इसको वापस लिया जाए। इसमें यह UGC और दूसरी व्यवस्था यह है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में यह साबित हो गया कि हाँ उत्पीड़न हुआ तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उसका ग्रांट रोक दिया जाएगा। यह ऐसा इसलिए किया गया कि ताकि विश्वविद्यालय को बंद किया जा सके। अच्छा, जैसे अभी इस समय जो माहौल दिख रहा है, जैसे लोग विरोध कर रहे हैं उसी स्तर पर समर्थन भी किया जा रहा है। OBC समाज खुलकर इस विषय का समर्थन कर रहा है। उसकी जो समर्थन कर रहे हैं उन भाइयों से कि जिन बच्चों की शुल्क पर फीस की भरपाई और छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिसमें अधिकांशतः लड़ाई लड़ करके उनकी फीस की व्यवस्था सरकार करे, इसकी लड़ाई लड़े, वजीफा दिलावे, तो जिससे समाज का कल्याण होगा। क्या ऐसे राजनीतिक स्टंट है जो समर्थनबाजी चल रही है? क्योंकि बड़ा नेता तो इस पर बयान नहीं दे रहा है, एक छोटे स्तर के जो नेता हैं वही इसको लेकर आंदोलनरत हैं और वही हल्ला मचा रहे हैं। देखिए, सरकार ने इस तरीके से विद्वेष पैदा कर दिया है कि एक मेरे समझाने से तो समझ में उनको आएगा नहीं। जब उनके खुद समझ में आएगा कि हम, वो ये कहते हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, अरे उत्पीड़न कहाँ हो रहा है, किस जगह? और जो दबंग टाइप की OBC की जातियां दबंग है, उनका उत्पीड़न करने की, जैसे अभी एक क्या राकेश टिकैत ने कहा उत्पीड़न करने है, चौधरी OBC में है, जिनके मुकाबले में समान वर्ग के लोगों से कहीं कम नहीं है, उनका उत्पीड़न हो जाएगा। जैसे विंध्याचल प्रसाद मंडल ने किया था कि वो सासाराम के राजा थे और वह लिख रहे हैं कि मुझे ब्राह्मणों ने पढ़ने नहीं दिया। अगर कोई रियासत हो, ये पानी पीने वाला बड़ा मामला चल रहा है, 5000 साल से पानी नहीं किसी ने पाया, किसी को 3000 साल से पानी नहीं मिला है, उसको क्या कहेंगे? अब इसके लिए तो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण तो है नहीं कि उस समय पानी पीने की घटना भी कपोल कल्पित घटना है। भाई कोरोना आया, पूरे देश में चला, कोई अपने परिवार का एक दूसरे के गिलास में पानी पीता था? ये छुआछूत नहीं है, बीमारी का इलाज था, बीमारी से बचने की व्यवस्था थी।
बैक्टीरिया से बचने की व्यवस्था थी, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के दलालों ने वर्तमान हिंदुस्तान की स्वतंत्र भारत में उसको मोहरा बना करके एक आरोप लगाया है कि पानी पीने नहीं दिया गया है। यह बताइए कौन सी ऐसी जगह पानी की इस होटल में कोई रोक देता है? शक्ति मोर्चा के जिला संयोजक राष्ट्रीय संयोजक अभय देव शुक्ल जी, यूजीसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं अभय जी? देखिए, यूजीसी तो वर्ग संघर्ष कराने के लिए एक ऐसा कानून और बिल लाया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी सहित सभी उन प्रायोजित तरीके से सभी उन राजनेताओं की एक प्रायोजित चाल है, जिससे वर्ग संघर्ष के हालात में फूट डालो की राज करो की स्थिति है और जातियों में भीषण वर्ग संघर्ष कराने की एक प्रायोजित तैयारी है। तो प्रधानमंत्री जब शुरू में पहली बार शपथ लेता हो और वो कहता हो मैं पिछड़ों और दलितों आपके सुनहरे भविष्य का दिन आ चुका है, 20 साल में आपका कायाकल्प हो जाएगा। उसी दिन तय हो गया था जब सदनों पे बैठ करके जब लाल किला के मीनार से वहां से खड़े होकर के जब देश का प्रधानमंत्री कहता हो मैं पिछड़ा हूं, तो 140 करोड़ लोगों को आपस में बांट नहीं रहा तो कर क्या रहा, वो अंदर से ही अंदर तमाम वर्ग संघर्ष की व्यवस्थाएं बन पा रहा, जिससे भारत के तमाम लोगों में वर्ग संघर्ष पैदा हो और उनका सीधा टारगेट हिंदुस्तान के सवर्ण। जैसे मान लिया कि आपका सवर्ण है, लेकिन जो कमेटी गठित हुई थी उसमें ज्यादा से ज्यादा सवर्ण ही थे, तो उनका क्यों आपत्ति क्यों नहीं आई? सदन में भी कोई आवाज नहीं उठाई, इसके खिलाफ सीधे पास होता चला गया। सवर्णों इसी को तो बोलना चाहिए इस विषय पर। देखिए सवर्णों के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि सवर्णों के हितों के रक्षार्थ ही अगर खड़े होते तो आजादी से लेकर के आज तक क्या सवर्ण आयोग का गठन नहीं हो पाता? क्या सनातन बोर्ड का गठन नहीं हो पाता? क्या तमाम जो सवर्ण परिवार के लोग हैं, जो आरक्षण जैसी व्यवस्था जब लागू की गई तो उसमें गरीब परिवार के लोग जो आर्थिक आधार पे बहुत पिछड़े हैं, क्या उनको आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं मिल पाता? तो उनकी बात ही क्या करें, वो तो वास्तव में एक काले नेमी है, छदम भेषधारी काले नेमी है। वो कहने को तो सवर्ण है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कायस्थ है, जो बड़ी जातियों में आते हैं, लेकिन वो है वास्तव में देश के उन सवर्ण परिवार के लोगों के बच्चों के हत्यारे विरोधी, जो सवर्णों की प्रतिभाओं को काटने की कोशिश कर। राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो ये हिसाब से 85 बनाम 15 वाला आंकड़ा सेट किया जा रहा है। विपक्ष भी यही कह रहा है, आप कैसे कह रहे हैं कि आप कैसे कह रहे हैं कि हम 15, आप कैसे कह रहे हैं कि हम 15 हैं? हम नहीं करें, हम तो ये कह रहे हैं कि जो समर्थन इसका कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 50। उनको कैसे मालूम हो इस समय जातिगत जनगणना कराना नितांत आवश्यक है। वास्तविकता देश के लोगों को पता होना चाहिए। हम 10% नहीं, 20% नहीं, 30% नहीं, हमारी संख्या 30% से भी ज्यादा है, लगभग 40 से 50% के बीच में। ऐसे कह रहे हैं तो 3% ब्राह्मणों की बात की कहाँ? उत्तर प्रदेश पढ़े, इसी नाते कह रहा हूँ, थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो हमारे मूल जो बनना चाहते, बनना तो उनको सवर्ण की तरह है, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा कार्य पद्धति कार्यशैली वो उनको उनके वर्ग विभेदों में विभक्त कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अकेले 17 से 18% सिर्फ ब्राह्मण है। दूसरे मैं क्षत्रिय वर्ग के लोगों की संख्या कहूँ तो 7 से 8% की संख्या क्षत्रिय वर्ग की है। मैं सवर्णों में मुख्य प्रमुख जातियों की गिना रहा हूँ, और उसके बाद कायस्थों की संख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 3 से 4% है। अन्य और सामान्य वर्ग में जिसमें खान है, पठान है, गुहियार है, सैतवार है, जिनकी संख्या ऐसी है जो सवर्णों की लाभी में आती है, उनकी संख्या को हम अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो वो संख्या लगभग 40 से 42% के बीच में चली जाए। श्राप मिल गया था सवर्णों को, थोड़ा श्राप मिला है कि वो जाते कम है, अपने अधिकारों के लिए लड़ते कम है, और वो दानी है, वो देने में विश्वास करते हैं, लेने में विश्वास नहीं करते। क्या ये सवर्णों को उनका जो वो है, क्या कहते हैं स्लोगन, सर्वजन हिताय या सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला महंगा पड़ रहा है? हम तो सदियों से हैं,
हमने सनातन से लेकर के आज तक हम तो सनातन से लेकर के आज तक, जब सनातन के ऊपर आफत आई थी तो महर्षि जी ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। जब आजादी की लड़ाई लड़नी हुई तो सबसे पहले गोली खाने वाला, गोली चलाने वाला मंगल पांडे जैसे लोग थे। तमाम ऐसे नौजवान क्रांतिकारी साथी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद कराया। तो हम लोग तो देने वाले लोग हैं ताकि उन लोगों को सुख मिले, सुविधा मिले, सर्वभौम सुगन की परिकल्पना करते हुए उनको समानता का अधिकार मिले। लेकिन उनको अगर लगता है कि 78 वर्ष बाद भी उनको समाज में उनका सामाजिक उत्थान नहीं हो पाया, आज भी वो अपने आप को दलित ही कहना चाहते हैं, अपने आप को पिछड़ा ही कहना चाहते हैं, तो उनके विचारों में, उनके जीन्स में ये भाव प्रकट है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। उनको लाख सुविधाएं दे दीजिए, उनको संपूर्ण, मैं तो कह रहा हूँ आरक्षण की सारी सुविधाएं दलितों की थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हम संविधान का जनक मानते हैं ना, मैं भी मानता हूँ। चलो भाई तुम कह रहे हो, मैं भी मानता हूँ। वैसे तो सब जानते हैं कि वो संविधान सभा के एक प्रारूप समिति के एक मेंबर थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ भाई, चलो ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आप कह रहे हो आपको उत्थान चाहिए, आपको सामाजिक उत्थान चाहिए, आपको न्याय चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, आपको सामाजिक उत्थान के लिए सारी व्यवस्थाएं संविधान के अंतर्गत किसको दिया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ही मानते हो तो संविधान ने आपको सारी अधिकार के लिए आरक्षण किसको दिया? आरक्षण को किसको दिया? आप तो पत्रकार हैं, आप जानिए आरक्षण का डिफाइन किसके लिए हुआ था? कमजोर वर्ग के लिए। कमजोर वर्गों में कौन आता था? SC ST को काउंट किए, सिर्फ SC ST को दिया गया, सिर्फ SC ST। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ SC ST के आपको संपूर्ण अधिकार देने की बात आई थी, तो उनको ही आरक्षण का लाभ मिलना था, तो उस आरक्षण में घुसने वाला कौन है? OBC आ गए। क्यों आ गए? उनके अधिकार को क्या सवर्णों ने खाया? सवर्णों को गाली देंगे? सवर्ण उनका हक छीन रहा? कौन छीन रहा? कौन छीन रहा? मैं भारत के उन तमाम दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के नेताओं से जो उनके हथियार बने हैं, उनके मोहरे बने हैं, उनसे पूछ रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पढ़िए ना। और मैं तो भारत सरकार से कहूंगा, तमाम वो कल को सत्ता में कुमारी मायावती कभी सत्ता में आ गई, वो उनसे मेरी पूरी बात सुनिए, मैं कह रहा हूं कि मैं भारत के सरकार से भी कह रहा हूं, मैं तमाम राज्य की सरकारों से भी कह रहा हूं, आने वाले दिन में जो सत्ता पे आएंगे उनके राज्य के अधिकारों, मैं कह रहा हूं कि भारत के संविधान को कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12वीं और तमाम हायर एजुकेशन तक शिक्षा के रूप में अनिवार्य कर दिया जाए कि UGC को लेकर के हल क्या निकलेगा? जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है, समर्थन में विरोध दोनों चल रहा है, हल क्या निकलना चाहिए और कैसे निकलेगा? संसद को इन तमाम जो जैसे गंगा जल से शुद्धिकरण होता है, वैसे अपने वोटों के आधार पे मूल्यांकन करके इन सभी भ्रष्ट नेताओं के ऊपर गंगा जल, संसद को पूरी गंगा जल की तरह धोना चाहिए वोटों से, और इस संसद से निकाल बाहर कर देना चाहिए। जो संविधान को माने, जो भारतीयता को माने, जो राष्ट्रीयता को माने, जो सामाजिक भेदभाव, वर्ग विशेष की बातें ना करे और देश के सभी लोगों में समरसता पैदा करे, ऐसी संसद की परिकल्पना करनी चाहिए। इन राजनेताओं को निकाल करके बाहर करना चाहिए और नए पढ़े लिखे शिक्षित समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए समाज के ऐसे लोगों का चयन करके उस संसद में भेजना चाहिए जो अपराधी ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, बलात्कारी ना हो, उन्मादी ना हो, अत्याचारी ना हो। तो संविधान को मानने वाले लोगों को पहले उस सदन में बैठाना चाहिए, नहीं तो ऐसे दीमक बार बार आएंगे और भारत के तमाम संस्कृति, सभ्यता, कल्चर, आपसी भाईचारे को सब मिटाते रहेंगे।